स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी के पार्ट 9 से, जो हमारी इकोलॉजी सीरीज़ है उसके पार्ट 9 से प्रेडेशन। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग प्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो कम्युनिटी और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होता है उसमें प्रेडेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। What would happen to all the energy fixed by autotrophic organisms if the community has no animal to eat the plants? यानी कि आपको पता है जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जो लाइट एनर्जी होती है उसको बहुत चेंज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्या होगा अगर कोई एनिमल ही नहीं बचा उन प्लांट्स को खाने के लिए। यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। तो आप ये सोच सकते हो कि प्रेडेशन का मतलब है कि जो भी एनर्जी है वो हायर ट्रॉफिक लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that readily comes to our mind, but a sparrow eating any seed is not less than a predator। मतलब जब आप predation and predator और prey के बारे में सोचते हो, predator and prey क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक डियर है, डियर क्या है? प्रे है, और predator जो उसको खाने वाला है यानी कि टाइगर या लॉयन। तो यहाँ पे प्रे और predator का रिलेशनशिप जो है वो आपके दिमाग में जब भी आप सोचोगे आपको टाइगर और डियर तो आएगा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर एक स्पैरो एक सीड खा रहा है तो वो भी प्रेडेटर से कम नहीं है। ठीक है, वो भी किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो वो भी उससे कम नहीं है। Although animals eating plant are categorized separately as herbivores, they are in broad ecological context not very different from predators। उसने क्या बोला कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी प्रेडेटर से कम नहीं है। प्रेडेटर मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये कार्निवोरस होगा वही प्रेडेटर होगा। कोई भी एक एनिमल या स्पीसीज जो दूसरी पे फीड कर रही है उसको प्रेडेटर बोल सकते हैं। Beside acting as conduits for energy transfer across trophic level, predator play other important roles। मतलब कि जो आपके ये जो भी ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल एक एनर्जी लेवल से एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो प्रेडेटर वो चैनल जो बीच में होता है उसकी तरह बिहेव करने के अलावा उनके और भी रोल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेडेटर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। वो क्या करते हैं, जो प्रे की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखते हैं। फॉर द प्रेडेटर्स प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़ एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। यानी प्रेडेटर्स के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेडेटर्स ना हो तो प्रे क्या होगा, बहुत हाई पॉपुलेशन अचीव कर लेंगे, और दूसरी चीज़ इकोसिस्टम इनस्टेबल हो जाएगा, मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators। अब उसने क्या बोला कि जब कोई एक नई स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसी जोग्राफिकल एरिया में, समझ लो कोई एक एरिया है वहाँ हमने एक नई तरह की स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस करी, तो वो नई स्पीसीज़ इन्वेजिव हो जाती है। इन्वेजिव हो जाती है मतलब वो दूसरी जगह पे आके वहाँ पे फैलना शुरू कर देती है, और जो वहाँ पे नेचुरल जो स्पीसीज़ है ना उसके लिए नुकसानदायक हो जाती है। बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स। यानी कि आपने एक एग्जॉटिक स्पीसीज़ डाली नई जगह पे, ठीक है, अब वो स्पीसीज़ फैलनी शुरू होती है, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल रखने के लिए कोई उसका नेचुरल प्रेडेटर है ही नहीं। अब एक केस दे रखा है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं एग्जाम्पल को। द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s कॉजेज हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ रेंज लैंड। यानी कि प्रिकली पियर कैक्टस की बात हो रही है, इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया था अर्ली 1920s में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वो एकदम से फैल गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, द इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर स कैक्टस फीटिंग प्रेडेटर अ मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वॉज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। अब वो इतना ज़्यादा फैल गया था वो कैक्टस कि उसको कंट्रोल कैसा लाया गया, एक ऐसा मॉथ, एक ऐसा मतलब जो कीड़े टाइप होते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जो उस कैक्टस पे फीड करता था। तो यानी उस मौत को उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के लेके आए इधर वाले में, ताकि जो ये कैक्टस फैला है ये कंट्रोल में आए। तो यानी कि एक नई स्पीसीज़ को आपने इंट्रोड्यूस किया, वो बहुत ज़्यादा फैल गई क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर जो उसको खाता है, कंज्यूम करता है, वो है ही नहीं।
Biological control method adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. आपने सुना होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बोलते हैं. इसमें क्या होता है, केमिकल्स यूज़ नहीं होते, एनिमल्स को यूज़ किया जाता है किसी भी पेस्ट की जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए. अब वो क्या बोल रहा है, अब इस किस चीज़ पे बेस्ड होता है ये, कि जो प्रेडेटर है जो भी है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा. प्रेडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी. प्रेडेटर क्या करता है, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है. कैसे, वो जो एक स्पीसीज़ और दूसरी स्पीसीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है ना उसको कम करता है. आप समझ रहे हो, जैसे कि दो ऐसी समझ लो, दो ऐसे स्पीसीज़ हैं जो आपस में सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं. तो अब उनका जो प्रेडेटर होगा वो कंट्रोल रखेगा कि भाई दोनों के बीच आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है. In the rocky intertidal communities of the American Pacific coast, the starfish pisaster is an important predator. तो यहाँ पे बता रहे हैं अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की बात बता रहे हैं. तो वहाँ पे एक स्टारफिश है, स्टारफिश पिजास्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है. एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrata become extinct within a year because of interspecific competition. हुआ क्या, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर एरिया से वो जो पिजास्टर स्टारफिश है उसको हटा दिया. अब जैसे ही वो पिजास्टर स्टारफिश को हटाया, उसी एरिया में 10 से ज़्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि उनके बीच में आपस में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया. क्योंकि जो उनका प्रेडेटर था यानी वो स्टारफिश, वो तो थी नहीं, तो जब स्टारफिश नहीं थी तो उनका बीच का कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आपस में कंपटीशन के कारण 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई. ठीक है. If a predator is too efficient and overexploit its prey, then the prey might become extinct and following it. यानी कि अगर एक प्रेडेटर का एग्जांपल लो, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करता है अपने प्रे को. ठीक है, समझ लो एक टाइगर है, नॉर्मल एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ. उसने क्या किया, सारे डियर खा लिए, सारे के सारे जितने भी जंगल के थे. तो प्रे एक्सटिंक्ट हो गए, सारे डियर एक्सटिंक्ट हो गए. और अगर सारे के सारे डियर एक्सटिंक्ट हो गए और समझ लो वो टाइगर सिर्फ डियर ही खाता है, तो वो टाइगर अब किस पे फीड करेगा, तो वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे अगर हो, यानी उनको ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए, उनको ज़रूरत से ज़्यादा मतलब फीड किया जाए, तो भाई उससे जो प्रेडेटर होता है उसको भी नुकसान होता है. इसीलिए दैट इज़ द रीज़न वाई प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट. ऐसा माना जाता है कि जो प्रेडेटर्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर प्रूडेंट, मतलब वो आगे की सोच के चलते हैं, वो मतलब आगे की सोच पाते हैं. प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन. यानी कि जो प्रे स्पीसीज हैं उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिए हैं. Some species of insects and frogs are cryptically colored to avoid being detected easily by the predator. यानी कुछ स्पीसीज़ जो होती हैं इंसेक्ट्स की और फ्रॉग्स की, वो कैमोफ्लॉज कर जाती हैं किसके साथ, अपने आप को बचाने के लिए. तो वो नेचर के साथ कैमोफ्लॉज कर जाती हैं. ठीक है. तो कैमोफ्लॉज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स अगर आप देखो तो वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो पीछे की सरफेस है वो उनका कलर उस सरफेस का होता है. एक ग्रीन कलर का छोटा सा कीड़ा होता है, अगर आप नोटिस करो वो दिखेगा नहीं आपको अगर वो पत्तों पर बैठा है. तो कैमोफ्लॉज मतलब अपने जैसे कलर में छुप जाना. कुछ जो प्रे होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, इसलिए क्या होता है प्रेडेटर्स उनको खाना पसंद नहीं करते. उन्हें पता है कि भैया ये बहुत ही गंदा स्वाद होगा. जैसे मोनाज बटरफ्लाई है, वो अगर खाओ तो बहुत ही हाईली डिस्टेस्टफुल होती है, बहुत ही बेकार टेस्ट होता है उसके प्रेडेटर के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल प्रेजेंट होते हैं. Interestingly, the butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous feed. और ये जो बटरफ्लाई है, ये वो केमिकल उसकी बॉडी में कैसे आता है, क्योंकि जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है तो वो एक पॉइजनस वीड होता है प्लांट टाइप, जिस पे फीड करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ये केमिकल आता है. ठीक है. फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर्स. प्लांट्स के लिए अगर बात करें तो उनके लिए जो प्रेडेटर है वो कौन है, हर्बीवोर्स है. Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous. यानी कि 25% जितने भी ऑफ इंसेक्ट, उसमें से 25% ऐसे हैं जो प्लांट सैप पे, जो उसका रस होता है प्लांट्स का, उस पे फीड करते हैं, उनको फाइटोफेगस बोलते हैं. The problem is particularly severe for plant because unlike animal they cannot run away from their predator. देखो एनिमल तो एक जगह से दूसरी जगह भाग जाएगा, उसको दिखेगा खतरा है, वो क्या करेगा, भाग जाएगा. लेकिन प्लांट्स दे कैन नॉट रन. तो उन्होंने अपने आप को ऐसे इवॉल्व किया है कि वो अपने आप को बचा पाएँ. मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस उन्होंने क्रिएट करें. ठीक है. जैसे कि एक नॉर्मल चीज़ देखते हैं,
थॉर्न्स जो उनके ऊपर कांटे होते हैं कैक्टस वगैरह पे, वो उनका डिफेंस है, क्योंकि कांटे हैं तो कोई उनको खाएगा नहीं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो केमिकल स्टोर करके रखते हैं जो हर्बीवोरस को सिक कर देता है, उनको बीमार कर देता है जब उनको खाता है। अब देखो क्या होता है, कई बार किसी एनिमल ने प्लांट को खाया तो वो बीमार हो गया, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको खाना छोड़ देता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि वो हर्बीवोरस को सिक बनाता है, इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली, और इनफैक्ट उनको उनका रिप्रोडक्शन ख़त्म कर देता है या उनको मार भी देता है। यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन अबेंडेंट फील्ड। आपने देखा होगा कि कैलोट्रोपिस जो है वो ऐसे उगा हुआ होता है फील्ड में। द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड एंड दैट इज़ वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। ये जो कैलोट्रोपिस है ये क्या करता है, बहुत ही हाईली पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे कोई कैटल या गोट आपको नहीं दिखेगी। A wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale are produced by them actually as defense against grazers and browsers। यानी कि एक चीज़ देखो, ये जो आप देखते हो ना, कॉफ़ी कैफिन हो गई, निकोटिन हो गई, क्विनिन हो गई, जो चिनचिनाबार की लीव से निकलती है, स्ट्राइचिन एंड ओपियम, ये ड्रग्स वगैरह भी होते हैं इसमें से कुछ। तो ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये ना प्लांट का डिफेंस मैकेनिज़्म है। लाइक ये तब सीक्रेट होता है जब वो अपना डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह उसको सीक्रेट करते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन एक तरह से प्लांट्स ने भी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, कुछ ऐसे तरीके अपना लिए हैं जैसे कि वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। तो इस पूरे पैराग्राफ में हम लोगों ने अलग अलग मेथड पढ़े जिससे प्लांट अपने आप को बचा के रखते हैं, अपने आप को सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो ये था प्रेडेशन के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इकोलॉजी सीरीज़ के और पार्ट्स देखने के लिए जो भी हैं सीक्वेंस में बने हुए हैं बिल्कुल, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वरना मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी इकोलॉजी विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर, तो आपको वहाँ पे सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके आपको और भी चैप्टर्स दिखेंगे जो भी आपको चाहिए, 12th के, 11th बायोलॉजी के, या कुछ भी इससे रिलेटेड आपको चाहिए तो सब कुछ वहाँ दिख जाएगा। थैंक यू सो मच।